हेलो बच्चों बात करेंगे अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैचिंग कॉन्सेप्ट। 7 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में। तो इसमें 8वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दिस वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैच करना, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मैच करना, किन चीज़ों का मिलान करना, मतलब किन चीज़ों को मैच करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मिलान करने के बारे में बताता है एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम को। रिवेन्यू कह लो, इनकम कह लो, एक ही बात है। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस को आपस में मैच करना चाहिए। मैच करने का क्या मतलब है, भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमने बनाई अपनी एक स्टेटमेंट पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस की। हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 2015 से, 1 अप्रैल 2015 से, एंड हो रहा है 31 मार्च 2016, यानी कि पूरा का पूरा हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार पूरा का पूरा हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। तो इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ ना कुछ खर्चे किए होंगे और कुछ हमारे पास इनकम आई होगी, कुछ रेवेन्यू हमने जनरेट किया होगा। हमने माल बेचा तो सेल की, हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइडेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। हमने किसी का कुछ सामान वामान बिकवाने का काम किया तो उसमें हमें कमीशन मिली। हमने कुछ सर्विसेज दी तो उसके बदले हमारे को इनकम जनरेट हुई। हमने कुछ माल बेचा तो उसके अगेंस्ट हमें सेल हुई, सेल पर पैसे मिले। चाहे मिले हों चाहे ना मिले हों, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो वेदर रिसीव्ड और नॉट, पूरे साल की रिवेन्यू लिखी जाती है। रेंट रिसीव्ड, ध्यान रखना एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार ही चलती हैं चीज़ें। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाहे पैसे मिले हों और चाहे ना मिले हों, यहाँ पर शो करना है। तो पूरे साल की सेल दिखानी है, पूरे साल का सर्विस प्रोवाइडेड करने के बदले कितने पैसे मिले वो दिखाना है, पूरे साल में कितनी कमीशन मिली वो दिखानी है, पूरे साल का कितना रेंट हुआ है वो दिखाना है। तो ये सारी की सारी हम इनकम्स लिखते चले जा रहे हैं। कुछ खर्चे भी हुए होंगे हमारे, जैसे रॉ मटेरियल परचेज्ड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। जिस तरह कमीशन मिली उस तरह से हो सकता है हमने कमीशन दी भी हो। रेंट पेड, फैक्ट्री का किराया दिया हो, गोदाम का किराया दिया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। खर्चे और भी बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, कार्टेज का दिया होगा, ट्रांसपोर्ट का दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा। तो मतलब बहुत सारे खर्चे हैं। मैं उन सारे खर्चों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सपोज़ आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए की सेल की, तो सेल तो आप दिखाओगे चाहे पैसे पूरे मिले हों और चाहे ना मिले हों। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है ना, मान लीजिए आपकी 4,20,000 रुपये तो आपको मिल गए, 80,000 रुपये अभी नहीं मिले, तो वो भी आपकी सेल के अंदर ही काउंट होगा, क्योंकि पूरे साल की सेल 5 लाख रुपये है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 5 लाख रुपये की सेल करने के लिए आपने पर्टिकुलर जितना भी एक्सपेंस किया है वो यहाँ पर इस साइड में आपके पास होने चाहिए। मतलब 5 लाख की सेल करने के लिए इस साल जो हमने 5 लाख की सेल की है, इस पूरे के पूरे 5 लाख की सेल करने के लिए जो हमारे खर्चे इस साल हुए हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। बाई चांस हमने सैलरी पे कर दी और ये सैलरी थी फॉर द ईयर 2013-14, 2013-14 के लिए हमने सैलरी पे की 20,000 रुपये। तो हमने पेमेंट तो करी है इस साल 15-16 में, हमने 20,000 रुपये पेमेंट की इस साल, जबकि इसका जो रिलेशन था वो कहाँ का था? 2013-14। तो ये पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि इस साल जितना रिवेन्यू हुआ है या होने वाला है, तो इस साल को रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इस साल के जितने भी खर्चे हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर शो करना चाहिए। इससे पिछले साल के अगर कोई खर्चे हैं तो उनको भी हटा दो, इससे अगले साल के जो भी खर्चे हैं उनको भी हटा दो। केवल इस साल की रिवेन्यू, तो इस साल के ही खर्चे यहाँ पर शो होने चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस का आपस में मिलान होना चाहिए। इस साल की रिवेन्यू अगर लिख रहे हैं तो खर्चे भी केवल इसी साल के होने चाहिए। बाई चांस हमने कमीशन दे दी, हमने किसी को कमीशन दी और ये कमीशन है फॉर 2017, ये जो कमीशन हमने पे की है 50,000 रुपये, ये पे की हमने 2017 के लिए।
तो ये हमारा सेशन चल रहा है 15-16 का, और हमने अगले साल के लिए कमीशन अभी से पेमेंट कर दी, इसको भी हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते। ये कमीशन हमने दी होगी माल वगैरह बिकवाने के लिए, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए, कमीशन को रिसीव करने के लिए, रेंट को रिसीव करने के लिए। तो जो भी हमने रिवेन्यू जनरेट किया है, तो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम 15-16 के लिए, और जबकि कमीशन दे रहे हैं हम अगले साल के लिए। तो ये है तो खर्चा हमारा ही, लेकिन इसको अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ना कि 15-16 वाले में। तो ये वाला खर्चा हमारा इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको यहाँ से हटाया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 20,000 रुपये हैं, ये 13-14 वाले प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में आएंगे, ना कि 15-16 वाले में। तो बैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि इस साल की रिवेन्यू तो इसी साल के एक्सपेंस भी शो होने चाहिए, ना उससे पिछले साल, ना ही उससे अगले साल। तो एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर 9 कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बात बताई जाती है कि आपके पास जो भी आपने, जैसे मान लीजिए अगर ये आपने सैलरी पे किया है, या रेंट पे किया है, या रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ किया आपने 1 लाख रुपए का, इस साल की ही इनकम थी, तो इस साल के ही हमारा खर्चा है 1 लाख रुपए। तो 15-16 का जो ये खर्चा था, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदने पे आपने जितना भी खर्चा किया, तो ये आपके जितने भी खर्चे हैं, इनके अगेंस्ट आपके पास बिल ज़रूर होना चाहिए, कैश मेमो ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये बिल और कैश मेमो क्या है? आप कहीं से कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप कैश पेमेंट करते हैं चाहे चेक से पेमेंट करते हैं, तो वो आपको साथ के साथ एक बिल देता है। उस बिल पर अगर आपने कैश में पेमेंट की है, तो बिल पर आपका हो सकता है नाम ना लिखा हो सकता है लिखा भी हो सकता है ना भी लिखा हो। तो जो आपको कैश के अगेंस्ट आपको एक पेपर दिया जाता है, जिसपे पूरा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको बोलते हैं कैश मेमो। कैश मेमो, कैश मेमो क्या है? एक पूरा एक तरह से ये बिल की कॉपी टाइप होती है, जिस पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि आइटम नंबर कौन कौन सी है, उसका अमाउंट कौन सा है, अमाउंट कितना है, दूसरे नंबर की आइटम कितनी है, पर पीस उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, अगर टोटल हमने 2 ही चीज़ें खरीदी हैं तो टोटल कितना हुआ, उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन लगा है तो कितना लगा है, अगर कोई टैक्स लगा है तो कितना लगा है, और टोटल हमने कितनी पेमेंट दी है। इस पर उस कंपनी का नाम लिखा होगा जिस कंपनी से हमने सामान खरीदा है, आज की डेट लिखी होगी, और उनका टैक्स नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर वगैरह होता है। खैर टिन नंबर वगैरह छोड़िए, तो यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ डेट, कौन कौन सी आइटम हमने खरीदी, कितने पीसीस खरीदे, पहली आइटम के टोटल रुपीस कितने हैं, दूसरी आइटम कौन सी खरीदी, कितनी कितनी आइटम खरीदी, पर पीस का रेट क्या है, सेकंड आइटम के टोटल अमाउंट कितना है, और इन दोनों आइटमों को टोटल कितना अमाउंट बना है, प्लस टैक्स, टैक्स भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और टोटल टैक्स को मिला करके आइटम का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट मिला करके टोटल हमने कितनी पेमेंट उन्हें की है, ये कहलाता है कैश मेमो। इसी तरह से एक बिल भी होता है जिसको हम इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस कह लो या बिल कह लो। जब भी अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, क्रेडिट में माल खरीदते हैं, तो या फिर क्रेडिटर और डेटर की बात जब आती है, तो उस समय पर जो बिल जनरेट किया जाता है उसको इनवॉइस कहते हैं। इस पर भी सेम इसी तरह से होता है, बस वहाँ पे पेमेंट कैश में नहीं की जाती। तो यहाँ पर भी जो कंपनी माल बेच रही है उसका नाम, यहाँ डेट, आइटम का डिस्क्रिप्शन, दूसरी आइटम कौन सी है उसका डिस्क्रिप्शन, टोटल अमाउंट कितना बना, टैक्स कितना बना, ट्रांसपोर्ट कितना लगा, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करनी है भविष्य में, तो उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे नंबर में और यहाँ पे वर्ड्स में, और नीचे जो सेलर है उसके साइन हो जाएंगे, सेलर के साइन। तो ये एक प्रकार का बिल हो गया, या फिर इसको इनवॉइस कहेंगे। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी तो कैश में हो। अगर हम किसी को सपोज कमीशन दे रहे हैं या हम किसी को रेंट दे रहे हैं, तो वहाँ से रेंट की रिसिप्ट जो मकान मालिक है वो हमें एक पर्ची काट करके देगा कि हाँ जी वास्तव में हमने इतनी पेमेंट उसको की है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं,
तो मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो कैश मेमो है, ये इनवॉइस या बिल है, या फिर रेंट रिसिप्ट है, या कोई भी रिसिप्ट है, या इसके अलावा कुछ और भी चीज़, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वास्तव में हमने कितनी पेमेंट एक्सपेंस के रूप में इस साल की है। आपने अपना खर्चा दिखाया कि 1 लाख रुपए का हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, लेकिन आपके पास इसका पूरा बिल नहीं है। आपके पास बिल है केवल 90,000 रुपये का, तो बाकी के 10,000 रुपये को आप यहाँ पे खर्चों के रूप में नहीं दिखा सकते। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अपने अकाउंट भेजोगे तो आपको वहाँ पर हर एक खर्चे का पूरा विवरण देना पड़ेगा कि ये 1 लाख रुपये हमने कहाँ कहाँ से माल खरीदा। और 1 लाख रुपये अकेले एक बंदे से तो खरीदा नहीं होगा, किसी से 5,000 रुपये का खरीदा, किसी से 20,000 रुपये का खरीदा, किसी से 10,000 रुपये का खरीदा, किसी से 50,000 रुपये का खरीदा। तो जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा, तो अगर किसी से 5,000 का खरीदा है तो अगर कैश में खरीदा है तो उसका कैश मेमो हमारे पास होना चाहिए, और अगर उधार खरीदा है तो उसका इनवॉइस हमारे पास होना चाहिए। इस चीज़ को बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो मतलब वेरीफाइबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि आपके पास जो भी कुछ लिखा हुआ है एक्सपेंस के रूप में या फिर रिवेन्यू के रूप में, आपने किसी को माल बेचा 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए के आपके पास बिल होने चाहिए। आपने सर्विस प्रोवाइड की 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए के बिल आपके पास होने चाहिए। कमीशन आपने रिसीव की, तो आपने जिसको कमीशन जिससे रिसीव की है आपने उसको रिसिप्ट काट करके दी होगी। अगर 40,000 रुपये की रिसिप्ट आपने दी है तो 40,000 रुपये की रिसिप्ट की एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कुछ आप लिख रहे हो उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इस पर बाकायदा सामने वाली पार्टी के सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए। अगर जैसे कैश मेमो आपने काट करके दिया, जैसे मैं कंपनी हूँ, यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है और मैंने कैश मेमो आपको काट करके दिया, तो जब आप मुझे पेमेंट करोगे तो आपके पास से एक सिग्नेचर की कॉपी मेरे पास होने चाहिए। अगर मैं आपको सामान बेच रहा हूँ तो ये सेलर के साइन हो गए, तो यहाँ पे बायर के साइन भी होने चाहिए। तो किसको माल बेचा जा रहा है उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा मेरे पास होना चाहिए। तो वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट कह लो या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही बात है। तो वेरीफाई होने चाहिए, चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे कोई भी रिवेन्यू, और इवन चाहे कोई भी एसेट हो। आपने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी का बिल भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो मशीनरी आपने कैश में खरीदी है तो कैश मेमो होना चाहिए। अगर वो मशीनरी आपने उधार खरीदी है तो उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। इसी चीज़ को क्या बताया गया है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये थे बच्चे दो कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जितनी रिवेन्यू आपने अर्न किया है इस पूरे साल में, वेदर रिसीव्ड और नॉट, शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी केवल इसी साल के होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या बताया है कि आप जो भी कोई सामान बेचते हो या कुछ भी सामान खरीदते हो या कोई भी एसेट्स खरीदते हो या एसेट बेचते हो, हर किसी चीज़ का, या आपने कोई कमीशन रिसीव की, कोई भी इनकम अर्न की या कोई भी एक्सपेंस पे किया, सबको वेरीफाई करवाने के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।